हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक लक सीटेड ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेड के सीडीपी चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि मैंने आप लोग को पहले लगभग 11 चैप्टर तक बता दिया था। तो आज हम लोग चैप्टर सीडीपी का 12 और 13 चैप्टर का हम लोग आज चर्चा करेंगे, जिसमें कि आपको लगभग 4 नंबर सीटेट में इस चैप्टर से आपके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो दिसंबर का जो मंथ आने वाला है, उसमें इस बार आपका एग्ज़ाम लगभग 1 मंथ लगभग चलेगा, जो कि दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग को जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है पीडीएफ के द्वारा, जो वीडियो आप लोगों को जो दिया जा रहा है, तो उसको आप ध्यान से 2-4 बार पढ़ें, क्योंकि ये एक अपने भाषा में लिखा हुआ है और आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप अगर इस वीडियो को बार बार देख लेते हैं, लगभग बार बार देखने का मतलब ये है कि 4 से 5 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये हद तक समझ में आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस सिलेबस से बाहर जो है सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो ये हमारा लक सीटेड यूट्यूब चैनल है, आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और इसमें जो भी त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा इसे ठीक करने का, और मैं इसे बेहतर से बेहतर बताने में के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन है सीडीपी का 12वां, जिसका नाम है उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। तो मूल्यांकन से जो सवाल आते हैं सीटेट में, वो लगभग 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, और इससे प्रश्नों के निर्माण कैसे करते हैं बच्चे, इसमें अवलोकन कैसे किया जाता है, तो ये आपको जानना है। तो उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण, इवोल्यूशन ऑफ अचीवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस। तो पहले हम जानेंगे कि उपलब्धि का जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है। उपलब्धि का मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन का एक रूप है। ठीक है, और इसमें मूल्यांकन के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बच्चों के उपलब्धि स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसके निर्धारण में जैसे कि अंक, ग्रेड, फीड, इसके बाद बहुत सारे ऐसी पद्धतियाँ होती हैं जिसका कि प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहने का मीन्स ये है कि बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चे कहाँ तक सीखा है, बच्चे ने हमारे बातों को कहाँ तक समझा, जिस पर्पज़ पे जिस चीज़ों को आप उसे शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो आप उसका लास्ट में एक अवलोकन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि बच्चा जो है इस चीज़ को कहाँ तक सीखा है। तो आप उसे एग्ज़ाम के थ्रू बच्चे का अवलोकन करते हैं, जिसमें कि आप ग्रेड देते हैं, ठीक है, मार्क्स देते हैं, और परसेंटेज के अनुसार जो है बच्चे का फीडबैक लेते हैं। अब हम जानेंगे कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक महोदय हैं, जिसमें कि ब्लैक और विलियम, उन्होंने कहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन प्रायः इससे अधिक कुछ नहीं होता है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो प्रायः इससे अधिक कुछ नहीं होता है कि मूल्यांकन बारंबार किया जाता है, मतलब बार बार आप मूल्यांकन करें बच्चों को, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा हमारे ब्लैक और विलियम महोदय जी कहते हैं। ठीक है, और अध्ययन की तरह उसे उसी समय किया जाता है, मतलब अध्ययन की तरह उसे उसी समय किया जाता है। मतलब कहने का कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसका अगर आपको अवलोकन करना है, एनालिसिस करना है, तो बच्चे को उसी समय आप अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को आप पूरा पढ़ा दीजिए, उसके बाद आप बहुत दिनों के बाद उसका एनालिसिस करें कि बच्चा जो कहाँ तक सीखा। बच्चे को आप पढ़ा दिए, उसी समय बच्चे से आप सवाल करिए। ये हमारे ब्लैक और विलियम महोदय जी कहते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना होता है। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है क्या, कि आप तुरंत पढ़ाएं और बच्चे से तुरंत फीडबैक लीजिए कि बच्चा हमारा कितना सीखा है। ठीक है, ये हमारा रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अब इससे कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले शिक्षक एक क्षेत्र का निर्धारण करता है जो उसने पढ़ाया बच्चों को। दूसरा है क्या, कि मूल्यांकन करता है किस आधार पे, तो अंक और ग्रेड को निर्धारित करके। ठीक है, और बच्चों के साथ फीडबैक देकर हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है,
कि आपका मतलब कैसा रहा, आपने जो सवाल जो मैंने आपसे किया, आप बच्चे ने उसका सवाल रिप्लाई कैसे दिया है। तो एट ए चीज़ वहाँ पे आपको उसी वक्त चर्चा कर देना है, ठीक है, बच्चों के सामने कि आपने यहाँ पे त्रुटि किया और आपने इसका जवाब सही दिया। अगला पॉइंट है मेरा, त्रुटियों की जांच करना एवं उन्हें पूरा करने की योजना बनाना। मतलब बच्चा अगर फीडबैक देने में कहीं अगर त्रुटि दे रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो आप वहीं पे एक योजना बनाकर, ठीक है, बच्चों की पुष्टि के लिए वहाँ पे आप उससे ही क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक योजना बना सकते हैं कि बच्चे कहाँ पे त्रुटि किया है, उसकी जांच करके उसे आप कंप्लीट वहीं पे कीजिए। मीन्स कहने का यह है कि कुल मिलाकर कहा जाए कि रचनात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन के बहुत समय, मतलब मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन मैंने पहले बताया कि बच्चों को जो चीज़ आप पढ़ाए हैं, ठीक है, उसी समय बच्चों का अवलोकन कर लीजिए कि बच्चे कहाँ तक सीखे, ठीक है। और निदानात्मक मूल्यांकन में मतलब क्या है कि बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा उसमें कितना सीखा है, उसकी आप पहचान करेंगे, ठीक है। जब उससे आप सवाल करेंगे, बच्चा आपको उसका रिप्लाई जवाब देगा, तो बच्चा कहाँ तक सीखा, इसका कंसेप्ट वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो एक हमारा ये निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो माना जाए कि रचनात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन जो होता है वो लगभग एक दूसरे के करीब होता है, ठीक है। अब बच्चे जो है प्रश्नों का निर्माण करते हैं, तो कैसे जैसे कि आप कोई चीज़ बच्चे को पढ़ाएं, अब उससे हम बच्चों से क्वेश्चन सवाल करेंगे। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो उसमें कोई भी टॉपिक हो तो उससे तो क्वेश्चन बनेगा ही। तो प्रश्नों का निर्माण करने के लिए शिक्षकों को शिक्षक क्या है, एक परीक्षण है। प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक के लिए एक ये बहुत बड़ा परीक्षण होता है, और उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण करना एक शिक्षक की बहुत बड़ी कला होती है, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसकी के कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि किसी प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो किसी उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। आप जो भी बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है, तो आप जो बच्चे से सवाल करेंगे तो उस टॉपिक के जो उद्देश्य होता है उस पर आधारित सवाल होना चाहिए। प्रश्न में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि बच्चे को आप कोई सवाल कर रहे हैं तो एक वस्तुनिष्ठ मतलब व्यापकता होनी चाहिए, ठीक है। और प्रश्न विश्वसनीय होने चाहिए, मतलब प्रश्न जो भी आप पूछ रहे हैं उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो बच्चे मुझे जवाब दे, उसकी समझ होनी चाहिए वहाँ तक और उस जो भी आप सवाल कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। प्रश्न की भाषा बच्चों की समझने योग्य होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे से आप ऐसा सवाल करेंगे जो बच्चों को पूर्णतः समझ में आनी चाहिए, तब जाके आपको हद तक बच्चे के द्वारा दिया गया जवाब जो है काफ़ी आपको हद तक पूर्ण मिल सकता है। और प्रश्न का कठिनाई स्तर जो है बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा क्लास 2 में पढ़ रहा है और हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं क्लास 2 का, लेकिन बच्चे से हम सवाल कर दिए हायर क्लास से, ऐसा नहीं। जैसे कि जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिस टॉपिक से या जिस टॉपिक से पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास का बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है हर टीचर को कि बच्चा से हम जो भी सवाल पूछे तो एकदम फ्लैक्सिबल होना चाहिए, नॉर्मल जवाब होना चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से वो उत्तर दे सके। अगला मेरा है कि प्रश्न की प्रवृत्ति जैसे लचीली, जैसे मैंने पहले बताया, प्रश्न का जो रूप होना चाहिए वो कक्षा स्तर के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था अवलोकन करना, ठीक है, मूल्यांकन करना और प्रश्नों का निर्माण हम टीचर कैसे करेंगे जिससे कि बच्चा जो है मुझे आसानी से उसका जवाब दे सके। तो ये था CTP का चैप्टर 12, जिससे कि आपको 2 नंबर इससे ही पूछे जाएंगे, और इस चीज़ को आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ें तो आपको ये हद तक समझ, चुकी अपने भाषा में लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं अगले सेशन पे, ठीक है। CTP का 13वां चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपको विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान करना है।
मतलब बालक जो होता है वो कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो बालक जो कई तरह के होते हैं, कोई मंदबुद्धि होता है, कोई तेज बच्चा होता है, कोई समाज में, जैसे समाज एक कह सकते हैं कि समाज में हर वर्ग के बच्चे होते हैं और हर बच्चों की डेवलपमेंट, पढ़ाई लिखाई, इन्वायरमेंट अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसमें जानेंगे, आइडेंटिफाई करना है बच्चों का, ठीक है। आइडेंटिफाई द चाइल्ड ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड, ठीक है। तो अनेक पृष्ठभूमि के बच्चों की हम पहचान कैसे करें? ये आप सभी जानते हैं कि सोसाइटी में, समाज में जितने भी बच्चे होते हैं वो हर कैटेगरी के अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। तो जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निर्धन होते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, कोई निम्न कास्ट के बच्चे होते हैं। तो उस बच्चे को आप जैसे कि जो निम्न कास्ट के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे कास्ट के जो बच्चे होते हैं, तो उस बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चा नहीं पढ़ पाता है, तो वो अपना जो ज़िंदगी यापन जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। तो उससे हम ऊपर कैसे लाएंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इस श्रेणी के जो बच्चे होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं, उनके लिए अपना आजीविका चलाने में भी कठिनाइयाँ होती हैं। मतलब वो इतना भी नहीं कमा पाता है जिससे कि वो अपना जीवन यापन भी कर सके, ठीक है। और अनेक कठिनाइयों का उन्हें सामना भी करना पड़ता है, इसलिए वे शिक्षा का ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इन स्थितियों को देखते हुए शिक्षा का अधिकार एक आया, ठीक है, राइट टू एक्ट 2009 लागू किया गया। और इसके तहत जो है सरकार ने इसका सर्वे किया कि हमारे देश में किस स्तर के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कौन नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस सर्वे में पता चला कि हमारे देश में जो समाज है उसमें निर्धन गरीब बहुत ज़्यादा है और वो नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे कि आने वाला जो समय होता है बच्चों का वो काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों से भरा होता है। तो सरकार ने एक एक्ट लाया, अधिकार अधिनियम 2009। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई सर्व शिक्षा अभियान के दौरान दिया जाता है, ठीक है। और मध्याह्न भोजन भी बच्चे को फ्री में दिया जाता है, जिसके कारण कि बच्चे जो है भोजन के लोभ से बच्चे स्कूल आए और पढ़े, जिससे हम शिक्षित कर सकें, ठीक है। तो मध्याह्न भोजन एक स्कीम लाया गया, ठीक है। और इस सब को देखते हुए लाया गया था, ये गरीबी को देखते हुए समाज में पिछड़े वर्ग जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उसे सब सर्वे करने के बाद इस स्कीम को लाया गया। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुछ बच्चे होते हैं, ये पिछड़े वर्ग हो गया। अब अनुसूचित जनजाति और जनजाति के बच्चे जो पिछड़े वर्ग से भी नीचे होते हैं, तो ये दोनों एक ऐसे समुदाय हैं जिन्हें पूर्व से ही समाज में अल्प रखा गया है, ठीक है। मतलब अल्प रखा गया है, मतलब इसको एकदम दबा के रखा गया समाज में। उन्हें मानवता का एक समान अधिकार नहीं दिया गया। इस वर्ग के बच्चों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखा गया, कोसों दूर रखा गया, और इससे छोटे स्तर के जितने भी काम होते हैं तो वो शुरू से करवाया गया, ठीक है। इस बच्चे और विशेष बच्चे हम जाने क्या होता है। तो विशेष बच्चे वो बच्चे होते हैं जो समान बच्चों से किन्हीं कारणों की वजह से दिखने में या फिर योग्यताओं में भिन्न होते हैं। इन्हें दिव्यांगता की श्रेणी में रखकर अलग कर दिया गया, ठीक है। तो विशेष बच्चे का मतलब एक बच्चा एक पिछड़ा वर्ग का बच्चा हो गया, नंबर 2 पिछड़े वर्ग से नीचे अनुसूचित जनजाति के बच्चे हो गए जो समाज से कभी हट के रखा गया, और एक बच्चे होते हैं जो विशेष बच्चे से कह सकते हैं, जो कि वो कुछ डिसेबिलिटीज़ की वजह से, जो बच्चे अपने ह्यूमन डिसेबिलिटीज़ की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे कि किसी का कोई अंधा है, कोई बहरा है, तो किसी का हाथ डिसेबिलिटीज़ है, तो इस वजह से कारणों से बच्चे कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, तो उस बच्चे को विशेष बच्चे के रूप में कहा गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया गया होगा। अब हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब आप समझ रहे होंगे नाम से भी कि समान शिक्षा ही समावेशी शिक्षा होती है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रणाली को कहते हैं जहाँ दिव्यांगता वाले तथा बिना दिव्यांगता वाले
तथा सभी वर्ग के बच्चे एक ही कक्षा में एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं करें। समावेशी शिक्षा में सभी को समान अधिकार दिया जाता है, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का हो। समावेशी शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होता। इस कहने का ये हुआ कि समावेशी शिक्षा में जैसे कि पहले जो शिक्षा होता था तो जो निम्न वर्ग के बच्चे होते थे उनको शिक्षाओं से दूर रखा जाता था, समाज से वंचित रखा जाता था, उन्हें उच्च चीज़ों का काम नहीं दिया जाता था। जो निम्न स्तर का काम होता था वो सब उस लोगों से करवाया जाता था, जिसके कारण जो बच्चे काफ़ी उनकी जो शक्ति जो होती थी, जो क्षमता उनका होता था वो बहुत दयनीय होता था, जिसके कारण वो अनेक कठिनाइयों का उन्हें सामना कर। तो इन सभी को देखते हुए एक समावेशी शिक्षा लाया गया। इसमें हर वर्ग के लोग, चाहे वो निम्न स्तर की हो, चाहे वो उच्च स्तर की हो, चाहे वो दिव्यांगता वाले बच्चे हो, सभी को एक अपने अनुसार एक ही कमरे में एक साथ से बच्चे को शिक्षा देने के लिए समावेशी शिक्षा को लाया गया, जिससे कि बच्चों में एक मतभेद आपस में नहीं हो, ये नहीं हो कि ये वो बड़ा है वो छोटा है। तो इस चीज़ को इक्वल करने के लिए जो है एक समाजी शिक्षा को लाया गया। अब समाज शिक्षा के उद्देश्य जैसे कि मैंने आपको कुछ पहले बताया, लेकिन मैंने कुछ लिखा भी यहाँ के, जैसे इसमें समावेशी शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं जो काफ़ी वंचित रहे समाज में जो बच्चे हैं वो उसको आज के डेट में पूरा कर सकें। जैसे कि सभी जाति, वर्ग, श्रेणी के बच्चे को समावेशन करना है, यानी कि जितने भी बच्चे जिस भी जाति की हैं, जिस वर्ग के, जिस श्रेणी को, वो इक्वल हो सके, वो बराबर हो सके, किसी में मतभेद नहीं हो, कोई अपने आप को छोटा बड़ा नहीं कर सके। दूसरा क्या कि सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान कर सके। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अगर बड़े घर से आता है, कोई बड़ा घर से आता है तो उसके लिए कोई स्पेशल पढ़ाई होना चाहिए, ऐसा नहीं हो। बच्चे किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग के हो, सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान हो। निम्न स्तर के बच्चों को स्तर में सुधार लाना, मतलब निम्न स्तर के बच्चे जो पढ़ाई से कोसों दूर है, उससे पढ़ाई के लिए बच्चे विद्यालय कैसे आए, बच्चे कैसे शिक्षित हो, तो उस पर एक उस स्तर को कैसे सुधार किया जाए, तो इस पर निष्कर्ष निकाल के बच्चे को उजागर किया जाए। फोर्थ है मेरा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कि बच्चे को क्या कमी है, ठीक है, बच्चे को क्या ऐसा चीज़ है जिससे बच्चे को उसी कमरे में बच्चे को सुविधा पढ़ने में हो, ठीक है, वो मतलब असमानता का या किसी भी मुश्किलों का उसे सामना अगर हो रहा हो तो उससे वो कैसे फुलफ़िल किया जाए। तो इसको मुख्य धारा से जोड़ने का मतलब ये हो गया कि जितने भी दिव्यांग हमारे बच्चे हैं तो नए टेक्नोलॉजी के अनुसार जो भी उन्हें दिया जा सकता है, अगर कोई बहरा है तो उसे शिक्षा कैसे दी जा सके, कोई नहीं दिख रहा है, कोई अंधा है तो उसके लिए बच्चे के लिए क्या पढ़ाई होना चाहिए, तो इस सब को देखते हुए दिव्यांग वाले बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ना, जिससे कि सामाजिक शिक्षा में हमें ये ना मिले कि इस कैटेगरी के इस तरह के बच्चे को जब मतलब पढ़ाई से उसे दूर रखा गया, ठीक है। यही हमारा एक समावेशी शिक्षा कहलाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे, तो अगर आप ऑडियो भी सिर्फ सुन लेते हैं तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। और यकीन मानिए कि आपको इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। इस लगभग ये 3 से 4 नंबर के दोनों CTP का चैप्टर से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। और मैं आपको धीरे धीरे मैं CTP का टोटल चैप्टर करवा दूंगा, जिससे कि 90 नंबर के होते हैं। और मैं कंटेंट भी बता ही रहा हूँ कुछ EVS का, एक बार मैं आपको मैप का बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 14 में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।